नमस्कार, जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंडियन ओशियन और उससे रिलेटेड जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, जियोपॉलिटिक्स है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि इंडियन ओशियन इस समय हॉट स्पॉट है जियोपॉलिटिक्स का। इंडियन ओशियन विश्व का तीसरा बड़ा ओशियन है, पैसिफिक और अटलांटिक के बाद में। और यहाँ पर लगभग 1/3 या 1/3 जनसंख्या विश्व की निवास करती है, जैसे कह सकते हैं हम 33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आसपास के क्षेत्र में लगभग 40 कंट्रीज, आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसमें 40 कंट्रीज रह रहे हैं। इसके पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर पश्चिम में अरब है, अरेबियन कंट्रीज हैं, बिल्कुल नॉर्थ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और इधर नॉर्थ ईस्ट में इंडोनेशियन और मलेशियन आइलैंड्स वगैरह हैं। साउथ में अंटार्कटिका इसकी सीमा बनाता है, और साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर लगभग ये जो कैप एंगुलस का जो एरिया है, इससे इसकी पश्चिमी सीमा बनती है। इस प्रकार से होते हुए उत्तर दक्षिण पूर्व की ओर तस्मानिया तक इसका विस्तार है, और यहाँ पर नॉर्थ में होते हुए ये जावा, सुमात्रा, मलाक्का आइलैंड्स वगैरह तक का इसका विस्तार है। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन का एरिया है। अब इसका अगर हम टोटल लेंथ देखें, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन मैंने आपको बताया ये विश्व का है, और इतना 7 करोड़ के ऊपर इसका स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ऑन द सरफेस एरिया, जो कि टोटल वर्ल्ड के वाटर बॉडी का 19% है, 19% जल यहां पर है। लेंथ इसकी 9,960 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और विड्थ जो है, चौड़ाई, वो 7,600 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। एवरेज डेप्थ यानी कि जो औसत गहराई है वो 3,741 मीटर की है, और मैक्सिमम डेप्थ जो है, अधिकतम गहराई जो है, वो है 7,258 मीटर की, जो कि जावा ट्रेंच में पाई जाती है। जावा ट्रेंच जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है, वहां पर इसकी स्थिति है। इसकी जो शोर लाइन है, जो तट रेखा की जो टोटल लंबाई है, वो है 66,526 किलोमीटर। पूरा का पूरा ये जो तट रेखा आप देख रहे हैं, वो है 66,526 किलोमीटर। अब आप ये है कि रिवर जो इसमें आ रही है सभी महाद्वीपों की तरफ से, और उसमें जो 40 देश स्थित हैं, वहां से जो रिवर बहती हुई आ रही है, और जो रिवर ड्रेनेज जो बन रहा है, वो 2 करोड़ से ऊपर स्क्वायर किलोमीटर का है। 2 करोड़ किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में लगभग 36 पाए जाते हैं। 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं पूरी दुनिया में। उसमें से 9 इस इंडियन ओशियन और उससे रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनमें पाए जाते हैं। मैराइन लाइफ में फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर बहुत होते हैं, जो फिश के लिए, मछलियों के लिए एक बहुत बड़ा खाना या उसकी खाद्य सामग्री की आपूर्ति करते हैं, और यहाँ की मछलियां पूरे विश्व में सप्लाई की जाती हैं। एक बहुत बड़ा मत्स्य भंडार है, संसाधनों से भरा हुआ भंडार है, जिसमें असंख्य प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं, जिसमें पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, आयरन है, कॉपर है, निकल है, और भी कई प्रकार के संसाधन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फ्लोरा फ्यूना, सभी प्रकार जो मैरीन लाइफ में जो संसाधन प्राप्त होते हैं, वो सभी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और ये एक विश्व का, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा फ्यूना और रिसोर्सेज से संबंधित बहुत बड़ा स्पॉट है। और साथ ही एक जियोपॉलिटिकल सेंटर ये धीरे धीरे पिछले कुछ 15-20 सालों में बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है, जिसमें इंडिया की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देखिए, इंडिया इस कंट्री, इस पूरे के पूरे ओशियन का मालिक है। एक प्रकार के कह सकते हैं कि हमारा कोर्टयार्ड है, हमारे खेलने का मैदान है।
और ये इकलौता महासागर है जो किसी देश के नाम से जाना जाता है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद से संबंधित। इसके पुराने नाम कई हैं, जैसे रत्नगिरी भी इसको पुराने समय में, पौराणिक समय में कहा जाता था। इसी प्रकार से 1515 के बाद में इसे इंग्लिश और डच और पोर्तुगालीज ने इसको इंडियन ओशियन नाम से पुकारा जाने लगा वहां से। उससे पहले जो ग्रीक्स और रोमन्स थे, जो पहली और दूसरी शताब्दी के आसपास के जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने इसको इरेथियन सी के नाम से भी प्रोनाउंस किया है, अपनी पुस्तकों में लिखा है। विशेषकर स्ट्रेबो और टॉलेमी ने जो मानचित्र बनाए हैं उसमें इंडियन ओशियन को, हिंद महासागर को इरेथियन सागर या इरेथियन सी के नाम से लिखा है। और जो टॉलेमी ने जो विश्व मानचित्र बनाया था उसमें इंडियन ओशियन को चारों तरफ से लैंडलॉक ओशियन के रूप में बताया गया था। टॉलेमी के मानचित्र को ही आगे बढ़ाते हुए अरब भूगोलवेत्ताओं ने खोज की। तो ये कह सकते हैं कि टॉलेमी ने जो गलतियां की अपने मानचित्र में, उन्हीं गलतियों को अरब भूगोलवेत्ताओं ने दोहराया। और उसमें जो अरब भूगोलवेत्ता विशेषकर इदरिसी थे, उन्होंने मानचित्र कला के क्षेत्र में, कार्टोग्राफी के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे। उन्होंने भी इंडियन ओशियन और इंडिया के ऊपर काफी विस्तार से लिखा और अपने मानचित्रों में इसका प्रदर्शन किया और ये बताया कि भारत के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए ये महासागर कितना उपयोगी है। लगभग 40% से ज्यादा टैंकर्स और डेली के 60,000 शिप्स यहाँ से गुजरते हैं। डेली के 60,000 शिप्स, बड़े कंटेनर जिसमें सामान होता है, जिसमें पेट्रोल होता है, जिसमें कई प्रकार के गुड्स होते हैं, जिसमें कई प्रकार के संसाधन होते हैं। तो एक अटलांटिक ओशियन के और पैसिफिक ओशियन के बाद में तीसरा सबसे बड़ा बिजी रूट्स वाला महासागर है। पूरे विश्व में इस समय इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, विशेषकर जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। मेडागास्कर और कोको आइलैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, माले, जॉर्जिया और जॉर्जटाउन, ये बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मेडागास्कर का है। श्रीलंका भी आइलैंड के रूप में है। बड़े बड़े आइलैंड्स हैं और इसकी जो, अगर हम गौर से देखें कि हिंद महासागर की जो रचना हुई या वो लगभग 180 मिलियन ईयर्स पहले इसे खुलना प्रारंभ हुआ, जब पेंजिया से टूटते हुए गोंडवाना लैंड से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका अलग होने लगे और भारत नॉर्थ की ओर मूव करता हुआ तिब्बतन प्लेट की तरफ बढ़ा और भारत से अलग होकर ऑस्ट्रेलिया ईस्ट की ओर बढ़ा। तो ये महासागर का खुलना था, हिंद महासागर का खुलना और बनना था। आज भी ये प्लेट्स मूव कर रही हैं। आप कह सकते हैं कि इनके महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर जो ओशनिक रिजिज हैं उनसे आज भी लावा निकल रहा है, उनका विस्तारण हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और एंटार्क्टिका का विस्तार हो रहा है। इनका विस्तार होने या इनका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के कारण से हिंद महासागर का भी धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, इसका विस्तारण हो रहा है। जिस प्रकार से पैसिफिक का हो रहा है, जिस प्रकार से एंटार्क्टिक ओशियन का हो रहा है और पैसिफिक सुकड़ रहा है, वैसे ही हिंद महासागर का भी विस्तार हो रहा है, ये भी विस्तृत हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसकी बायोडायवर्सिटी, मैंने आपको बताया कि लाइफ, मैराइन लाइफ जो है इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो बहुत रिच है। कई प्रकार की मछलियां इसमें पाई जाती हैं, ट्यूना फिश वगैरह जो इसकी मेन है। और ये यहाँ पर मैंग्रोव प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो विश्व के लगभग 50% मैंग्रोव प्रकार के फॉरेस्ट हिंद महासागर के देशों के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो यहाँ पर मैंग्रोव प्रकार के फॉरेस्ट और मैंग्रोव प्रकार के जो माशी लैंड्स हैं उनको पनपने में आदर्शता प्रस्तुत करती है या आदर्श स्थिति प्रस्तुत करती है।
यहाँ मैंने लिखा है कि ये हाफ ऑफ द विश्व का हाफ पार्ट है, मतलब इसका पूरा का पूरा मैंग्रोव का। और मैंग्रोव का जो एरिया है वो 80,884 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो पूरे के पूरे हिंद महासागर में पाया जाता है। अब देखिए कि बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिन लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू के से, संसाधनों की पॉइंट ऑफ व्यू से, और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ट्रेड, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महासागर है। आने वाले समय में जितने भी वॉर्स या विवाद होंगे वो लैंड की अपेक्षा, एक्सपर्ट्स कहते हैं लैंड की अपेक्षा महासागरों में लड़े जाएंगे। और उसका मुख्य कारण यह है कि महासागरों में जो संसाधन हैं, क्योंकि स्थलीय भागों से अधिकांशतः संसाधन प्राप्त कर लिए गए हैं या वहां पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, होड़ लगी हुई है, लेकिन महासागरों के संसाधन अभी सुरक्षित हैं। और उनके सुरक्षित होने के कारण से सभी आसपास के देश उनके ऊपर क्लेम करते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। भारत भी प्रयत्नशील है। भारत ने भी लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में अपने नेवल बेसेस बनाए हैं, और विशेषकर चाइना जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है कि इंडियन ओशियन और इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंडिया, रशिया, फ्रांस और अमेरिका ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसको रोकने का प्रयास किया है। उसको एक मैसेज दिया है चाइना को कि यहां पर एंटर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर हम मलाक्का स्ट्रेट को बंद कर देते हैं तो चाइना का ट्रेड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी कारण से चाइना पाकिस्तान में सी पैक का निर्माण कर रहा है, जो ऊपर से उनके जियान क्षेत्र से होता हुआ बलूचिस्तान को पार करता हुआ, बलूचिस्तान का एक पोर्ट है ग्वादर, वहां पर उसकी समाप्ति हो रही है। तो ये इस प्रकार के एक वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट भी चाइना ने चला रखा है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि देशों के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए, बिजनेस या ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उनके महाद्वीपों, उनके जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह वगैरह हैं, उनको विकसित करने के नाम पर उनके कब्जा किया जा रहा है। एक प्रकार के बहुत भारी शर्तों के साथ लोन दिया जा रहा है, बहुत भारी इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जा रहा है, और आने वाले समय में अगर कोई देश नहीं चुका पाता है उस लोन को, तो चाइनीज गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो उसको उस क्षेत्र विशेष पर अपना कब्जा मानती है। और कई देश इससे परेशान हैं, अफ्रीकन देश हैं, इवन आपके हमारे साउथ में जो श्रीलंका देश है, श्रीलंका आइलैंड है, उसके साउथ में जो हरमेनटोटा आइलैंड है, हरमेनटोटा पोर्ट जो है, उस पर चाइना ने विकसित किया और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स डाले, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने स्ट्रांग विल का परिचय देते हुए उनको हटाया, उनसे मुक्ति पाने की कोशिश की और अपने आप को ईजी किया। इसी प्रकार से म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों पर भी चाइना कुछ बंदरगाहों को विकसित कर रहा है, जिससे वहां पर भी उसकी जियोपॉलिटिकल पकड़ हो सके और भारत को घेर सके। लेकिन भारत को घेरना इतना आसान नहीं। अब भारत वो 1962 का भारत नहीं है। अब भारत ने, आपने देखा कि लद्दाख में जिस प्रकार से जवाब दिया है 1 और 2, 31 और 2 सितंबर को, जिसमें हमारे अक्साई चीन जो कब्जा कर रखा है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर का जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है, उसके ऊपर इलीगल वे से चाइना ने 1962 के वॉर में कब्जा कर लिया था। तो हमने उसी अपने क्षेत्र में अंदर जाकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट हाइट्स को, जैसे ब्लैक टॉप वगैरह है, हेलमेट्स वगैरह हैं, जो सबसे ऊंची हाइट्स हैं और इंपॉर्टेंट हाइट्स हैं, उनके ऊपर हमारे सैनिकों ने बहुत ही बखूबी शानदार तरीके से कब्जा किया। और वो इतनी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं कि वहां से हम अक्साई चीन के या चाइना के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनकी सेना के, उनके ऊपर निगाह रख सकते हैं और उन पे सर्विलेंस
इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा दिए गए हैं, कैमरेज वगैरह लगा दिए गए हैं। हमारे जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स हैं वो पल पल की निगरानी उनकी आर्मी के मूवमेंट के ऊपर रखे हुए हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो नॉर्थ में लद्दाख में खेल खेल रहा है, भूटान के आसपास के क्षेत्रों में खेल खेल रहा है, ऐसा ही खेल उसने कुछ समय से इंडियन ओशियन में भी खेलने की कोशिश की है। लेकिन इंडियन ओशियन में भी हमारी सरकार ने और हिंदुस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है। हमारा जो पूरे की पूरी जो कोस्टल लाइन है उसको हमने बिल्कुल सेफ किया है, सिक्योर किया है, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पे कई बड़े और नए स्ट्रॉन्ग एयर बेस और नेवल बेस को बनाया है, जिससे चाइनीज मूवमेंट को, चाइनीज हरकतों को हम उन पर निगाह रख सकें और अपने देश और अपने देश से का जो फील्ड है, जो प्लेग्राउंड है, मैं इसको प्लेग्राउंड कहता हूं इंडिया के लिए, इंडियन ओशियन को एक प्रकार का कोर्टयार्ड है, तो सामने जो खुला मैदान होता है वो है, और इस पे हमारा क्लेम सबसे स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, इंडियन ओशियन के ऊपर हमारा क्लेम सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो हम अपने देश के और अपने महासागर के संसाधनों को किसी और देश को उपयोग नहीं करने देंगे, ऐसा सरकार ने निश्चय किया है कि ये संसाधनों पर, इन संसाधनों पर भारत देश और भारत देश के निवासियों का अधिकार पहला है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई बाहर का देश किसी प्रदेश विशेष में घुसकर सागरीय क्षेत्रों में माइनिंग करता है या संसाधनों को डिगिंग करता है, तो उस देश विशेष का जो उससे संबंधित है उसका बहुत इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भारी नुकसान होता है। क्योंकि खुद चाइना जो चाहता है वो साउथ चाइना सी में पूरा अधिकार चाहता है। वो मलेशिया हो, चाहे ब्रुनेई हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे आपके वियतनाम हो, उनके महासागर, उनके सागरीय क्षेत्रों में घुस गया है, उनके ऊपर अधिकार कर रहा है, जमा रहा है। और दूसरे जो कंट्रीज हैं या दूसरे जो महासागरीय या सागरीय क्षेत्र हैं वहां पर भी अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय जो चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो वो मैं, हालांकि मुझे यूज नहीं करना चाहिए, पगलाई हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। एक तो कोरोना की जो बीमारी है, महामारी है, उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दी, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सारे जो धंधे हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, वो भारी तरह से प्रभावित हुए हैं। आप देखिए, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, मॉल, सिनेमा वगैरह, बिजनेस वगैरह बिल्कुल रुके हुए हैं। इससे इतना ज्यादा इकोनॉमिकली देशों को नुकसान हुआ है और लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चाइना जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि उसने टाइम से WHO को मिलाकर अपने साथ में पैसे खिलाकर उसका मुंह बंद कर दिया और टाइम से उस बीमारी के बारे में लोगों को बताया नहीं। नवंबर 2019 में इस बीमारी के बारे में उनको पता पड़ गया था, बल्कि अक्टूबर में ही, लेकिन उन्होंने 2 महीने तक इस बीमारी को छुपा के रखा और चाइनीज और बाहर के देशों को ले वो लोग वहां पर आते जाते रहे और धीरे धीरे दिसंबर तक आते हुए, दिसंबर लास्ट तक आते आते ये बीमारी पूरी की पूरी दुनिया में फैल गई। तो इस बीमारी को फैलाने में चाइना का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, लेकिन जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनके पास संसाधन कम है, वो बेचारे मारे जा रहे हैं। तो चाइना इस समय एक प्रकार से विलेन का काम कर रहा है। वो अमेरिका की फर्स्ट पोजीशन को हटाकर खुद उस फर्स्ट पोजीशन पर बैठना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को कंपीट नहीं कर सकता। अमेरिका ने जो फर्स्ट पोजीशन ली है पूरी दुनिया में, वो 2, 4, 5, 10, 20 सालों में नहीं ली है। उन्होंने अपनी पीढ़ियां गवा दी हैं। आप देखिए, 1700 के बाद से कंटिन्यू, और विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व के बाद से अमेरिका धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला गया और
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से लेकर 1991 तक जो कोल्ड वॉर चला उसमें भी उसका अपर हैंड रहा, और यूएसएसआर के टूटने के बाद जो कि 1991 में ब्रेकअप हुआ था और 14 अलग अलग कंट्रीज वहां बन गए थे, उसके बाद में एक छत्र राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यूएसए का विश्व पर रहा है और रहेगा। इस प्रकार की छोटी हरकतें करके चाइना अमेरिका को हटाकर प्रथम स्थिति प्राप्त कर लेना चाहता है, जो कि मैं नहीं सोचता हूं किसी भी रूप में जायज है या संभव है। ना तो जायज है ना संभव है। यह नहीं होता है कि आप किसी की बड़ी लाइन को मिटाकर अपनी लाइन को बड़ा दिखा दें। अगर आप में दम है तो अपनी लाइन बड़ी बनाएं। एक शॉर्टकट्स होते हैं जो चाइना इस प्रकार की हरकतें कर रहा है और अपना रहा है। तो साउथ चाइना सी के ऊपर वो पूरा क्लेम करता है, इंडो पैसिफिक रीजन में वो क्लेम करता है संसाधनों पर, आसपास के देशों को धमकाता है, उनकी टेरिटरीज पे कब्जा कर रखा है, इलीगल कब्जा कर रखा है, उनके सागरीय क्षेत्रों में इलीगल कब्जा कर रखा है। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है उसको भी क्लेम करता है वो, अक्साई चीन के क्षेत्र और लद्दाख के क्षेत्र को भी क्लेम करता है वो। तो ये दादागिरी और गुंडागर्दी कब तक चलेगी? हमारी वर्तमान की गवर्नमेंट ने इन इश्यूज पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस चाइनीज गवर्नमेंट को दिए हैं, और जो ग्लोबल टाइम वहां का जो सरकारी मीडिया है, अखबार है, वो पिछले कुछ 2-3 दिनों से जिस प्रकार की वाहियात हरकतें कर रहा है, वाहियात स्टेटमेंट्स दे रहा है, ट्वीट्स कर रहा है, उससे लगता है कि उनकी मनोस्थिति अभी बहुत बिगड़ी हुई है। वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी इंडिया से कि वो हम इतना स्ट्रॉन्ग वे से, इतने शक्तिशाली अंदाज में हमारी आर्मी उनको जवाब देगी। हमारी जो स्पेशल आर्मी है जो माउंटेन के ऊपर लड़ती है, वो विश्व की बेस्ट आर्मी है। जो माउंटेनस आर्मी होती है, आर्म फोर्सेस होते हैं, वो विश्व की सबसे अच्छी आर्मी हमारे पास है, जो 1600 से लेकर 2000 फीट तक की ऊंचाई पर आसानी से लड़ सकती है, क्योंकि वहीं के लोग हैं, पहाड़ी लोग ही हैं, तिब्बतन और लद्दाखी लोग ही हैं, उत्तराखंड के लोग हैं आर्मी में, जो वहां की उस प्रकार की जलवायुवीय दशाओं से बचपन से परिचित हैं, जन्म से परिचित हैं। इसलिए उनको पहाड़ों पर चढ़ना उतरना उनके जीवन का एक दिनचर्या का पार्ट है। पूरे दिन में कई बार वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, और अगर उनको आर्मी में लेकर विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया है सभी प्रकार से, तो फिर क्या है, वो सोने पे सुहागा है। अगर किसी आदमी में टैलेंट है और उस टैलेंट को निखार दिया जाए, और भी ज्यादा निखार दिया जाए, तो मतलब सोने पे सुहागा है, तो फिर वो और भी अच्छे आपको रिजल्ट देगा। अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, अगर आप में टैलेंट है, तो और उस टैलेंट को आप और भी ज्यादा निखारते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो क्या होगा, और भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ऐसा ही कुछ हमारी गवर्नमेंट कर रही है। जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जिनके पास किसी क्षेत्र विशेष का टैलेंट है, उस टैलेंट को और भी ज्यादा बढ़ाकर, और भी ज्यादा पॉलिश करके कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा साइन है, मैं सोचता हूं, जिस प्रकार के जवाब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना को और पाकिस्तान को दिए हैं पिछले कुछ सालों में, उससे हमारी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनी है। पहले क्या होता था कि एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता था कि कोई भी आएगा, कभी भी ठोक जाएगा और कोई एक्शन नहीं होगा, सरकार सोती रहेगी, मौन रहेगी, बिल्कुल चुप। लेकिन ये जो वर्तमान की गवर्नमेंट है, ये मौन रहने वाली नहीं है। समय समय पर इसने देशों के अंदर घुस घुस के टेररिस्ट को और उनकी आर्मी को मारा है, प्रमाण है। और चाइनीज को जिस प्रकार से कूटा है, हमारे 20 मरे थे, उनके 50 से ज्यादा मरे, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां तानाशाही है। इसलिए वहां से रियल जो न्यूज होती है वो बाहर नहीं आती है। हमारे यहां से तो डेमोक्रेसी है, कई प्रकार की मीडियाज हैं, वहां पर एक ही मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, जो सरकार का भोंपू है।
सरकार जो कहती है वो उसको बोलना पड़ता है, वही दिखाना पड़ता है, वही रिपीट करना पड़ता है, वही ट्वीट्स करने पड़ते हैं, वही मैसेजेस पूरी दुनिया को और चाइनीज को देने पड़ते हैं। मुझे कई बार चाइनीज के ऊपर दया और करुणा अनुभव होती है कि किस तरह से वो बिल्कुल अपना मुंह बंद कर कर मुंह पर टेप लगा के जी रहे हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई राइट्स नहीं, एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह वो काम कर रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मुद्दे पर वो अपनी सलाह नहीं दे सकते जब तक सरकार पूछे नहीं, और किसी भी प्रकार का एजिटेशन या आंदोलन नहीं कर सकते। सरकार ने जो हुक्म दे दिया उसको आंख बंद करके यस बॉस करके फॉलो करना है, नो कभी नहीं कहना है। नो कहा तो दूसरे दिन पता नहीं पड़ेगा कि ये चाउंग चिंग जिंग कहां चले गए, ढूंढते रह जाएंगे लोग बात, और उनके परिवार को और उनके साथियों को और भी। तो हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह कि डेमोक्रेसी जितने भी सिस्टम है उनमें सबसे अच्छे सिस्टम में से है, जिसमें समय समय पे लोग एजिटेशन करके अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, अपनी बात को, अपनी समस्याओं को, अपने डिस्प्यूट्स को गवर्नमेंट को सुना सकते हैं, बता सकते हैं, और उस समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेती है सरकार और उससे संबंधित लोग। तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतने लंबे, लगभग 70 साल से अधिक, 74 साल से अधिक से हमारे देश में प्रजातंत्र है। एक छोटा सा पीरियड 2.5-3 साल का इमरजेंसी या आपातकाल को छोड़ दें तो पूरे देश में डेमोक्रेसी की रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, वो बहुत गहरी हैं। और आज के समय में जो कल्याणकारी राज का कॉन्सेप्ट है उसमें विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अधिकार पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई और धर्मावलंबी हो। ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वगैरह के लिए अलग राइट्स हैं। सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज हैं, सबके लिए समान अवसर हैं कि आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग विकास कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए। सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं खोल रखी, कई प्रकार की स्कॉलरशिप्स देती है, कई प्रकार के बैंक्स हमारे लोन्स देते हैं अपने रोजगार को शुरू करने के लिए युवाओं को। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो मैंने आपको समझाया एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में कि इंडियन ओशन की पोजीशन क्या है। तो इंडियन ओशन की पोजीशन आप देख रहे हैं इस प्रकार से है। इंडिया नॉर्थ में है, वेस्ट में अफ्रीका और अरब है, साउथ में अंटार्कटिका है, साउथ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशियन आइलैंड्स वगैरह भी है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये इंडियन ओशन या हिंद महासागर का क्षेत्र है, जो कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया संसाधनों के, व्यापार के, बिजनेस के, कम्युनिकेशन के, और वार पॉइंट ऑफ व्यू से जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन जो हमारे देश की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिकल जो स्टेटस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स ने कभी इसको यूज नहीं किया। इतना बड़ा अथाह संसार महासागर आपके नीचे है, जो आपके देश के आगे एक प्रकार से कोर्टयार्ड है, मैदान है। ये संसाधनों का, इसमें जो संसाधन छुपे हुए हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है, और आप सो रहे थे, लेकिन ये सरकार जगी है, जगी नहीं, इस पर एक्शन हो रहे हैं, और अधिक से अधिक हम अपना अधिकार इस महासागर पर, हमारे महासागर पर, हिंद महासागर पर रखना चाहते हैं और रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में जो इसका दूसरा पार्ट आएगा वो स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर होगा। उसके साथ ही हिंद महासागर के साथ ही हम चर्चा करेंगे साउथ चाइना सी की भी। थैंक यू वेरी मच।